गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में आज हमारा टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान में आज हमारा टॉपिक होगा मात्रक व विमा। मात्रक व विमा। तो इससे संबंधित सारे प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे। सबसे पहले देखिए, आपका आज आता है भौतिक विज्ञान, ठीक ना। तो भौतिक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं भौतिक राशियों का, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं इसको, भौतिक राशियों का। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। चूंकि भौतिक विज्ञान में मापने का कार्य है, तो जाहिर सी बात है हमें आवश्यकता पड़ती है मात्रक की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मात्रक की। तो मात्रक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही हमें लेकर के चलना है। चलिए तो देखते हैं हम मात्रकों के बारे में। सबसे पहले तो हम ये देखें कि अगर कोई भी राशि है उसे हमें व्यक्त करना है, तो हम ये देखते हैं, जैसे हम बाजार गए, बाजार से हमें कोई ऐसा पदार्थ लेना है जो द्रव्यमान में ली जाती है। किस में लेते हैं हम इसको? द्रव्यमान में। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको आलू लेने हैं, हमको लेने हैं आलू, तो हम जाते हैं और कहते हैं कि हमें इतना आलू चाहिए। जैसे हमने कहा कि आपका 4 केजी आलू चाहिए, ठीक है। तो 4 केजी आलू चाहिए में मतलब यहाँ पे हमें दो पद मिलते हैं, एक आपका 4 और एक मिलता है किलोग्राम, केजी किलोग्राम। तो यहाँ हमने देखा 4 कहा हमने, फिर लगाया आपका किलोग्राम। 4 को हम कहते हैं आंकिक मान। क्या कहते हैं इसको? आंकिक मान। और ये जो किलोग्राम शब्द आया ये था आपका मात्रक, ये था आपका मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को हमें व्यक्त करना हो तो उसके लिए कम से कम 2 अवयव चाहिए। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 पदों की आवश्यकता होती है। पहला हम पढ़ते हैं आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप इसी को संख्यात्मक मान भी कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा जो टॉपिक हमारा होता है वह होता है आपका मात्रक, वह होता है मात्रक या यूनिट, ठीक ना। ये 2 चीजें कम से कम होनी आवश्यक है। हालांकि तीसरी चीज की भी आवश्यकता हमें पड़ती है कभी कभी, और वह है आपका दिशा, डायरेक्शन, ठीक ना। तो 3 चीजें हम सीखेंगे। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 पदों की आवश्यकता होती है, आंकिक मान, मात्रक और विमा, ठीक। तो अब हमारे पास टॉपिक है आंकिक मान क्या है। तो भाई आंकिक मान जितने भी गणना में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं आंकिक मान। अब आता है आपका मात्रक, ठीक है। तो मात्रक क्या है? जैसे शुरू में अगर हम अपनी प्रथाओं को देखें तो शुरू में जब विकास हमारा कम था, शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त भी मापन किए जाते थे। मापन की प्रक्रियाएं उस समय भी चलती थी। और हमने ये देखा कि पहले के समय में आपके लोगों ने क्या किया होगा, ऐसे अगर अंदाजन देखा जाए तो लोगों ने क्या हुआ, शुरू में क्या किए होंगे, क्योंकि शुरू में उन्होंने क्या किया, अपना पूरा समय प्राकृतिक चीजों को ही भोजन में लिया है। जैसे मान लीजिए नारियल उन्होंने लिया, अगर वो नारियल का उपभोग करते हैं तो उसे खाने के बाद हो सकता है कि उसके छिलके रखे हों, ये उसके छिलके कटोरा नुमा छिलके हो जाते होंगे। बाद में इन्हीं चीजों की सहायता से जो भी उनके अनाज थे, जो चीजें थी, वह हो सकती थी आदान प्रदान की जाती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें अगर, जैसे अगर ए और बी, यहाँ पे 2 अगर परिवार हैं, ए और बी 2 परिवार हैं, और इन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आसपास के लोगों के पास शरण लेंगे। अगर ए बी के यहाँ जाए और इनसे कहे कि हमें मान लीजिए आटा चाहिए, क्या चाहिए आपको? आटा चाहिए। तो ये आटा लेने के लिए जब इनके पास गए होंगे, शुरू में जब आपका कोई बटखरा नहीं था, कोई द्रव्यमान मापने वाले यंत्र नहीं थे, जब ये इनके यहाँ गए होंगे तो इन्होंने क्या किया होगा, कहा होगा कि हमें आटा चाहिए। ये क्या करेंगे, इनके पास कोई कटोरा है, आजकल भी होता है अपने परिवारों में, अगर इनके पास कोई कटोरा है, कोई ऐसी चीजें हैं जिससे नाप करके ये इन्हें क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये क्या करेंगे कि कटोरे की सहायता से इस कटोरे में एक कटोरा भर करके इन्होंने क्या दे दिया, आटा दे दिया। ये अपने घर लेके आएंगे, उसको फिर क्या करेंगे, यूज करेंगे, और फिर इसी कटोरे में उतना ही आटा भर के क्या कर देंगे, वापस, ठीक। ये प्रक्रियाएं चलती होंगी, लेकिन ये तभी लागू हो सकता था जब ईमानदारी हो। जैसे ये भी तो हो सकता है कि ये जो बी वाले लोग हों ये थोड़े से ईमानदार किस्म के हैं
और ये आपके कंजूस किस्म के हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो जब आपका आटा देंगे, इनके घर के लोग जब आटा दिए तो इन लोगों ने क्या किया कि इसे काफी अच्छे से भरा, अच्छे से दबाया, थपथपा करके दे दिए। बाद में इनके यहाँ आया तो इन्होंने तो खा तो लिया भाई बढ़िया से, जब इनको लौटाना था तो इन्होंने क्या कर दिया कि उसे बिना थपथपाए ऊपर के भागों से ही दे दिया। ऐसे जब इसको दबाया नहीं है तो जितना ये दिए होंगे उससे कुछ कम ही इनको वापस होगा। ऐसे में हम ये पाएंगे कि आपके ये जो ईमानदार व्यक्ति हैं इनको हो जाएगा नुकसान, इनको हो जानी है नुकसान। तो ऐसे में इस नुकसान से बचने के लिए आवश्यकता पड़ी हमें ऐसी चीजों का जिससे हम माप भी दें और हमें नुकसान ना हो। तो लोगों ने क्या किया कि उस समय ये माना गया कि मान लीजिए अगर ये इतना बड़ा कोई डंडा है, कोई लकड़ी है, कोई भी चीज हो, इससे हमने मान लिया, मान लो 1 मीटर, क्या माना 1 मीटर। अब जाहिर सी बात है अगर 1 मीटर की ये छड़ी है और इसे किसी चीज की माप करनी है तो एक बार अगर हम मापेंगे, एक बार इतना मापे तो ये 1 मीटर होगा, दूसरी बार मापेंगे तो 2 मीटर होगा, तीसरी बार मापेंगे तो 3 मीटर होगा। ऐसे क्रम में ये प्रक्रियाएं चली और हमने क्या किया कि एक निश्चित मान माना और उसी को अपना पैमाना मान लिया। यही आपका एक मात्रक मान लिया गया कि इससे अगर एक बार मापते हैं तो ये 1 मीटर होगा, 2 बार मापेंगे तो 2 मीटर होगा। तो इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित राशि मान ली जाती है जिसे हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक। ठीक। अब यहां पे एक चीज समझने वाली, मैं आपसे कहूं अगर 1 किलोग्राम, ठीक ना, 1 किलोग्राम, ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर हम पढ़ते हैं 1000 ग्राम, ठीक ना। 1 किलोग्राम बराबर कितना पड़ता है? 1000 ग्राम। तो जाहिर सी बात है आपको भी पता है कि किलोग्राम बड़ी राशि है जबकि ग्राम एक छोटा मात्रक है। दोनों तो द्रव्यमान के ही मात्रक हैं, एक आपका किलोग्राम दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको ग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम बड़ी राशि, बड़ा मात्रक है जबकि ग्राम द्रव्यमान का ही छोटा मात्रक है। हमने देखा कि किलोग्राम का जब आंकिक मान यहाँ पे 1 रह रहा है तो ये किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है तो ये आपका 1000 हो जाता है, ठीक ना। यानी जो आंकिक मान होता है, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? मात्रक के। आंकिक मान जो होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होता है मात्रक के। अर्थात अगर आपका मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा होगा और मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आपका मात्रक यहाँ पे क्या हो गया? मात्रक हो गया छोटा तो आंकिक मान बड़ा, और अगर मात्रक हो गया बड़ा तो आंकिक मान क्या हो जाएगा? छोटा। यानी व्युत्क्रम का संबंध होता है इनमें, ठीक है। तो अब देखिए दांजे, इसके अलावा जो चीजें हम डिस्कस करते हैं शुरू में, तो शुरू में ये पाया गया कि भाई हमें आवश्यकता की थी कुछ मूलभूत चीजों की, ऐसी चीजों की आवश्यकता थी जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था। तो वहां पे हमने क्या किया? सबसे पहले हमें आवश्यकता पड़ी लंबाई की, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि शुरू में जब आदि मानव रहे होंगे तो उन्हें भी ठंडे के मौसम में कपड़े की आवश्यकता पड़ी होगी, और इनके पास जब कपड़े नहीं थे, जो भी छाल वगैरह जो ये यूज करते थे, तो इससे जाहिर सी बात है कि एक निश्चित लंबाई पर लेने पर ही ये अपने शरीर पर इसे लपेट पाते होंगे, ठीक है। तो ये आपकी पहली मूलभूत चीज क्या थी? लंबाई थी। दूसरी चीज ये था भाई समय का भी था कि अगर आपको समय का जानकारी ना हो तो ये होता था कि शिकार के लिए इनको काफी दूर निकलना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि शिकार ना मिलने पे ये काफी दूर निकल जाते थे और फिर उधर से लौटने पर रात हो जाती थी, फिर इन्हें नया बसेरे की आवश्यकता पड़ती थी, ये घर नहीं पहुंच पाते थे। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया कि सूर्य को ही क्या माना होगा, ऐसा हम मान लें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया होगा? सूर्य को ही केंद्र बिंदु माना, समय का प्रतीक माना। ये कहा कि भाई अगर जैसे जैसे दिन ये चढ़ रहा है, यानी आप तो जानते हैं कि ये पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे समय निकलेगा, ये जो सूर्य ऊपर चढ़ रहा है तो ये इंगित करेंगे कि भाई अब जो दिन है वो समाप्त होने को है, और जब ये मध्य में जाता है हम कहते हैं दोपहर है। जैसे जैसे ये आपके ढलने लगते हैं तो हम कहते हैं कि शाम हो गए। तो इस आधार पे समय की गणना की गई, लेकिन ये उतना सुटेबल नहीं था। तो समय, अब आपको आवश्यकता पड़ी थी, हमें आवश्यकता पड़ी द्रव्यमान की ताकि कोई झगड़ा ना हो। फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर, ताप। फिर आपका पढ़ाया जाता आपको
विद्युत धारा। अब इसका हम यूज करते हैं। अब ये है आपका विद्युत धारा। फिर हम पढ़ते हैं छठे में आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और अंत में हम पढ़ते हैं आपका पदार्थ की आणविक मात्रा। हम पढ़ते हैं पदार्थ की आणविक मात्रा। ठीक, तो ये आपकी शुरू की मूलभूत राशियां थी। ठीक है, इसलिए इनको हम कहते हैं मूल राशियां। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसे हम कहते हैं मूल राशियां या फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज। तो मूल राशि किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, मूल राशियां कहलाती है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। अब इनकी मात्रक भी होंगे, तो मूल राशियों के मात्रक को हम कहते हैं मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक। अगर आपके 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। जैसे लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, ठीक है, आपका द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, ठीक है, फिर आपका ताप का हो गया, या तो हम डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करें या केल्विन का। हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन के साथ डिग्री शब्द नहीं लगाया जाता। और याद रखिएगा केल्विन पैमाने को ही हम कहते हैं परम पैमाना। ठीक ना। ताप के आपके 4 मात्रक बताए जाते हैं। 4 ऐसे आपके इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम ताप मापते हैं, जिससे आपका डिग्री सेल्सियस पैमाना पढ़ाया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। 4 पैमाने पढ़ाए जाते हैं। कितने पैमाने हम पढ़ते हैं? 4। कौन कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका र्यूमर और केल्विन। याद रखिएगा केल्विन पैमाने को ही हम परम पैमाना कहते हैं। केल्विन पैमाने को हम क्या कहते हैं? परम पैमाना। ठीक, तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और विद्युत धारा को मापते किससे हैं? अमीटर से मापते हैं। किससे मापेंगे? अमीटर से। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस हो जाए। ज्योति तीव्रता तो दिया है तो कैंडिला है, कभी कभी आपका ज्योति फ्लक्स दे देता है। क्या देगा? ज्योति फ्लक्स। अब हम ये समझते हैं कि ज्योति तीव्रता है, ज्योति फ्लक्स है, सेम है, हम मात्रक ठीक करके आ जाते हैं कैंडिला। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक होगा? ल्यूमेन। ठीक ना। और अब आ जाता है पदार्थ की आणविक मात्रा, तो इसका मात्रक होता है मोल। क्या पढ़ेंगे हम? मोल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मूल राशि कितनी है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। ऐसे ही 7 मूल मात्रक भी हैं। मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक होगा मोल। ठीक है, तो ये थी आपकी मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियों में हमने 7 मूल राशियां पढ़ी और 7 मूल मात्रक पढ़े। ठीक, अब यहां से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां मतलब जिनकी उत्पत्ति कराई गई है, जो मूल राशियों के संयोग से बनते हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों के संयोग से बनती हैं, क्या कहलाएंगे? आपकी व्युत्पन्न राशियां। ठीक ना। तो जो व्युत्पन्न राशियां, इनकी संख्या बहुत अधिक है। जैसे आपने देखा चाल, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, आपका वेग, आपका त्वरण, आपका क्षणवेग, आपका बल, आपका कार्य, ऐसी बहुत सी राशियां हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं। ठीक ना। तो ये चीजें आएंगी, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं। तो ये थी व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक ना। अब यहाँ चीजें डिस्कस की जाएंगी, 3 चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी। यहां हम पढ़ते हैं मात्रक की प्रणालियां। क्या पढ़ेंगे? मात्रक की प्रणालियां या आपका पद्धतियां। ठीक ना। तो मात्रक की प्रणालियां कौन कौन सी हैं? तो मात्रक की प्रणालियों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एमकेएस। ठीक ना। दूसरा हम पढ़ते हैं सीजीएस, दूसरा हम पढ़ेंगे सीजीएस, और तीसरा हम पढ़ते हैं एफपीएस। पढ़ते हैं आपका एफपीएस। बाद में आपके एमकेएस को इस संशोधित करके बना दिया गया एमकेएससी प्रणाली। क्या पढ़ते हैं हम? एमकेएससी प्रणाली। तो सबसे पहले हम देख लें एमकेएस शब्द आया है। एमकेएस, एम मतलब मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। यानी कि एमकेएस प्रणाली का पूरा नाम होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। ठीक ना। इसको हम जार्जी प्रणाली कहते हैं। हम इसको क्या कहेंगे?
जार्जी प्रणाली, इसे हम कहते हैं जार्जी प्रणाली। ठीक, आपका सीजस प्रणाली है, सीजस प्रणाली को हम कहते हैं गासीय प्रणाली। सी से क्या होगा आपका सेंटीमीटर, जी से होगा ग्राम और एस से होगा सेकंड। एफपीएस प्रणाली है, तो एफपीएस प्रणाली आपका ब्रिटिश प्रणाली है, क्योंकि अभी भी ये ब्रिटिश में यानी कि इंग्लैंड में अभी चलने वाली आपकी प्रणाली है। तो एफपीएस में एफ से होता है आपका फुट, पी से होता है पाउंड और एस से होता है सेकंड। तो इसे हम कहते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। क्या कहेंगे इसको? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक ना, चलिए एक बार विस्तार से देख लेते हैं, इसको तैयार भी हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एमकेएस की, किसकी बात करूं? एमकेएस। तो यहां अगर हम द्रव्यमान लिख लें, क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। यहां पे अगर ये आपका है लंबाई, ठीक, ये हो गया आपका द्रव्यमान और ये हो गया आपका समय। ठीक, तो लंबाई का मात्रक यहाँ एम से क्या कहेंगे भाई? मीटर। एम से क्या कहेंगे? मीटर। द्रव्यमान है, किस से आपका हो जाएगा किलोग्राम, और समय है तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हमने पहले ही बताया कि एमकेएस प्रणाली को हम कहते हैं जार्जी प्रणाली। इसको हम क्या कहते हैं? जार्जी प्रणाली। ठीक ना, यानी एमकेएस प्रणाली को जार्जी प्रणाली कहते हैं। इसमें लंबाई को किससे मापेंगे? मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को मापा जाता है सेकंड से। ठीक ना, तो अब देखिए ये था आपका एमकेएस प्रणाली। इतना चीज ध्यान रखना है कि एमकेएस प्रणाली को हम क्या कहते हैं? जार्जी प्रणाली कहते हैं। इसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापा जाता है। अब आ जाए अगर सीजीएस, सी, जी और एस, तो सी से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सी से क्या हो गया? सेंटीमीटर। और जी से क्या हो जाएगा? ग्राम। और एस से क्या हो गया? सेकेंड। और सीजीएस प्रणाली को हम कहते हैं गासीय प्रणाली। इसे हम क्या कहेंगे? गासीय प्रणाली। तो सीजीएस प्रणाली को हम सबसे पहले जान लें। सीजीएस प्रणाली को हम गासीय प्रणाली कहते हैं। इसमें लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाता है। ठीक, अब आपका आ जाता है एफपीएस। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो एफ से क्या हो गया आपका? फुट, पी से क्या हो जाएगा आपका? पाउंड, और एस से हो जाएगा सेकंड। यानी कि अब इसे हम कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटिश प्रणाली। यानी एफपीएस प्रणाली को हम कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। इसमें लंबाई को हम फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को मापते हैं सेकंड से। ठीक ना, तो ये चीजें हैं और जिन्हें हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम सीखते हैं थोड़ा सा इसी के अपडेटेड वर्जन को। हमने कहा था आपको कि एमकेएस प्रणाली जो हम पढ़ते हैं, तो एमकेएस प्रणाली में ही एम्पियर को सम्मिलित करके, किसको? एम्पियर को सम्मिलित करके एक अन्य प्रणाली बनाई गई थी, एमकेएस प्रणाली। एमकेएसई प्रणाली, इसे हम पढ़ते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम। ठीक है, और यहीं पे हम पढ़ते हैं भाई एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ये भी पूछ देता है आपका कि एसआई सिस्टम या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1971 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये? 1971 में लागू हुआ था। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से संभव हुआ। कहां से? पेरिस से। तो ये फ्रांस से ही इसका एक तरह से कहा जाए तो मुख्यालय भी जिनेवा में है। हम पढ़ते हैं आपका कि इसका जो मुख्यालय है वो इस तरह से समझिए, पेरिस में, फ्रांस यानी पेरिस में है। तो ये चीजें आ जाती हैं आपकी एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम वास्तव में आपका एमकेएससी प्रणाली को ही कहा जाता है। एसआई सिस्टम हम किसको कहते हैं? एमकेएससी प्रणाली को। हमने कहा कि ये 1971 में लागू हुआ था। यही आपका क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कब लागू हुई थी? तो ये हुआ था 1971 में। ठीक ना, अब हम इससे संबंधित चीजों पे आ गए। हमने मात्रकों को काफी कुछ जाना। अब आपको पढ़ना है बीमीय सूत्र। क्या पढ़ने हैं? बीमीय सूत्र। तो सबसे पहले तो हम जान लें बीमा क्या है, डायमेंशन क्या होते हैं। ठीक है ना, बीमा क्या है। ठीक, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपका घनत्व है, क्या है आपका? घनत्व। तो घनत्व बराबर आपको पढ़ाया जाता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर हम क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? एकांक आयतन पर द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे? घनत्व। ठीक, तो जो मात्रक द्रव्यमान बटा आयतन का होगा वही तो घनत्व का होगा। यानी हमने देखा
कि जो मात्रक द्रव्यमान बटा आयतन का होगा वह घनत्व का होगा, तो घनत्व का मात्रक बराबर होगा द्रव्यमान का मात्रक बटा आयतन का मात्रक। तो द्रव्यमान तो मूल राशि है, इसका मात्रक हमने आपसे बताया किलोग्राम होता है, बटा आयतन आ गया। ठीक, तो अगर आयतन की बात करें तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, चौड़ाई भी तो लंबाई ही है, तो चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक आपका होता है मीटर। तो मीटर गुणे मीटर 3 बार, यानी मीटर क्यूब। क्या हो गया आपका मीटर क्यूब। अब हमने ये देखा कि किलोग्राम एक मूल मात्रक है, मीटर भी एक मूल मात्रक है, तो जाहिर सी बात है किलोग्राम को किलोग्राम लिखेंगे, और ये देखिए बटे में है आपका मीटर का पावर 3, तो अगर मीटर का पावर 3 है, अगर ये हर के रूप में इसको अंश के रूप में भेजा जाए, तो जब भी किसी राशि को अंश से हर में, यानी जब भी किसी घातीय पद को अंश से हर में और हर से अंश में भेजा जाता है, तो घातों के चिन्ह परिवर्तित होते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होंगे। तो मीटर का पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर का पावर -3। क्या हो गया मीटर का पावर -3। अब यहां देख रहे हैं कि किलोग्राम पर कितना घात है बाबू 1, और मीटर पे कितना घात है -3, तो इसका डायमेंशन क्या होगा 1, -3। अब आपका आ जाता है, आप सोच रहे होंगे कि सर जी बीमा के बारे में तो बताया नहीं, तो देखिए बीमा कहते किसे है, किसी भी भौतिक राशि को मात्रकों की मूल पदों में, यानी मूल पद मतलब समझ रहे ना, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, इस रूप में अगर बदल दिया जाए, तो किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में लिखने पर, किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में लिखने पर मूल मात्रकों पर उठाए गए घात को हम कहते हैं बीमा। जैसे यहां देखिए किलोग्राम का घात कितना है 1, मीटर का घात कितना है -3, तो ये कहलाएगा आपका इसकी बीमा। लेकिन बीमीय सूत्र अगर कह दे, यही चीज हमको ये कह दे, अगर यही चीज हमको ये कह दे कि आपका बीमीय सूत्र क्या है, टॉपिक आ सकता है आपका बीमीय सूत्र क्या है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो बीमा हमने प्राप्त कर लिया, तो देखिए किलोग्राम है, मीटर आया है, हो सकता था कि समय भी आ जाता, विद्युत धारा भी आ जाता, तो ऐसे में मूल मात्रा को संकेताक्षर के रूप में मानते हैं। जैसे अगर आपका किलोग्राम है यानी द्रव्यमान सूचक है, तो उसके लिए संकेताक्षर लेते हैं m, अगर लंबाई सूचक है तो l, समय सूचक है तो t, विद्युत धारा का सूचक है तो e, आपका माने जो भी टेम्परेचर होगा तो हम थीटा लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, यानी अगर कोई भौतिक राशि है तो उसके मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में लिखकर संकेताक्षर के रूप में मानते हैं। और संकेताक्षर क्या है बाबू, अगर m है तो ये द्रव्यमान को डिनोट करेगा, लंबाई है तो लेंथ को, t है तो ये समय को, और e विद्युत धारा को, और थीटा किसको व्यक्त कर रहा है ताप को। ठीक ना, तो हम संकेताक्षर के रूप में मान लेते हैं, और इन्हीं को अगर हम एक बड़े कोष्टक में बंद कर लें तो ये हो जाएगा उसका बीमीय सूत्र। जैसे अभी हम जिसको लेके चल रहे थे उसके अलावा चलते हैं, जैसे छोटे से टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। चाल बराबर है आपका दूरी बटा समय, चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो अगर बीमीय सूत्र लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसके मात्रक लिखेंगे, वो अभी किसमें मूल मात्रक के रूप में, ठीक, फिर उसको मानते हैं संकेताक्षर के रूप में, और जब संकेताक्षर के रूप में मान लेंगे तो इसे एक बड़े कोष्टक के रूप में बंद कर लिया जाता है। तो यहाँ पे चाल बराबर है दूरी बटा समय, तो जो मात्रक दूरी बटा समय का होगा वही किसका होगा, चाल का। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक क्या है मीटर, समय का मात्रक है आपका सेकेंड, तो चाल का मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम इसको सजा करके लिखें तो मीटर को लिख सकते हैं मीटर, यहां सेकेंड है, अगर ऊपर जाएगा तो सेकेंड का हो जाएगा पावर -1। अब हम क्या करेंगे, इनको संकेताक्षर के रूप में मानेंगे। जैसे मीटर है तो किसकी ओर इशारा करेगा, लेंथ, लंबाई की ओर, तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे l। ये सेकेंड है, समय की ओर इशारा कर रहा है तो t, इसका पावर कितना हो जाएगा -1। तो ये क्या हो गया बाबू, यहाँ पे चाल का बीमीय सूत्र होगा LT का पावर -1। क्या हो जाएगा, LT का पावर -1। हमें क्या करना है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब आ जाता है आपका व्युत्पन्न राशियां, क्या पढ़ते हैं हम, व्युत्पन्न राशियां, ठीक। व्युत्पन्न राशि तो हम पढ़ चुके हैं, पूरक राशियां पढ़नी है, क्या पढ़नी है, पूरक राशियां या
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ऐसे समझना है, सप्लीमेंट्री शब्द लगाया है, पूरक शब्द लगाया है, यानी कि कुछ ऐसा है जो अधूरा रह रहा था, इससे पूर्ति हो जाएगी, ठीक ना। तो पूरक राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनकी सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसी राशियां जिनकी सहायता से व्युत्पन्न राशियों का अध्ययन किया जाता है आपकी कहलाती हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां होती हैं दो प्रकार की। पूरक राशियां कितनी हैं? दो। एक हम पढ़ते हैं कोण, जिससे आप समतल कोण भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका घन कोण या सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड एंगल। तो कोण है, तो कोण का मात्रक क्या होता है? वो रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टीरेडियन। ये होता है आपका स्टीरेडियन, ठीक ना। तो कोण का मात्रक क्या था? रेडियन। घनकोण का मात्रक क्या है? स्टीरेडियन। तो पूरक राशि कितनी है? दो, कोण और घनकोण, और इनके मात्रक कौन कौन से? रेडियन और स्टीरेडियन। हाँ, ध्यान इस चीज का जरूर रखना है कि अगर कोई कोण डिग्री में दिया गया है, कोई कोण किस में दिया है? डिग्री में दिया है, और इसको हमें रेडियन में बदलना हो तो हम पाई बाई 180 से क्या करेंगे? गुणा। कितने से? पाई बाई 180 से गुणा। किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन ये आता है तो हमेशा आंसर जो देते हैं वह रहता है रेडियन में। किस में रहेगा? रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से कर देते हैं हम गुणा, ठीक। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहां से हम उन सभी भौतिक राशियों को लाइन बाय लाइन आपको लेके चलेंगे, फिर वहां से जितने भी भौतिक राशियां हैं जिनके बीमे सूत्र आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे, और एकदम क्रम से चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए ध्यान से, शुरू में पहले तो हम जान लें जितनी भी चीजें जिनकी सेम है भाई, दूरी। पहले हमें क्या पढ़ना होगा? दूरी पढ़ना होगा, विस्थापन पढ़ना होगा, और सिमिलरली जो चीजें होंगी वह भी मैं डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे आपका आएगा तरंगदैर्घ्य। क्या आएगा? तरंगदैर्घ्य। आपका आ जाएगा आयाम। ये सारी चीजें आएंगी। ये ऐसी राशियां हैं जिनका बीमे सूत्र सेम होता है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें तो करनी है तैयारी, समय कम है हमारे पास। यहाँ देखिए, दूरी, विस्थापन, तरंगदैर्घ्य और आयाम। अब हम सभी के बारे में पहले बात करेंगे, फिर इनके बीमे सूत्र को समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है भाई? दूरी। तो आप सबको पता है कि भाई कोई भी मोशन किसी भी तरीके से चल के हम अगर यहाँ इस पथ तक पहुंचते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक मापी गई लंबाई क्या कहलाएंगी? दूरी। यानी किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम कहते हैं दूरी। क्या कहेंगे? दूरी। तो दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। और इसका बीमे सूत्र होगा एल, क्योंकि मीटर के लिए संकेताक्षर क्या लेते हैं? एल, और इसे बड़े कोष्टक में बंद कर लेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। बीमे सूत्र क्या हो गया? एल। याद रखिएगा, ये अदिश राशि, सब कुछ बताते चलेंगे। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। एक और चीज ध्यान रखनी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी से लेकर के इतना ही चीज आपको तैयार होना चाहिए। अब आ जाता है आपका विस्थापन। क्या आ जाता है? विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज है, लेकिन एक आपका सर्वरेखीय पथ पे होता है और एक अटंडम कैसे भी मार्ग पे संभव है। तो विस्थापन किसे कहेंगे? तो किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई ऋजुरेखीय पथ की लंबाई या न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है? आपका विस्थापन कहलाता है, ठीक। तो अगर ये विस्थापन है, क्या है आपका विस्थापन? तो सबसे पहले जान लें, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि? सदिश। चूंकि ये भी लंबाई है तो इसका भी मात्रक होगा मीटर, और बीमे सूत्र होता है एल। बीमे सूत्र क्या होता है? एल। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। जैसे अगर हम विस्थापन की बात करें, अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक चलता है, बिंदु ए से कहां तक चलेगा? बिंदु बी तक चलता है, और ए से बी तक जाने में अगर ये एक्स दूरी दिशा में चल के प्राप्त करता है, एक्स विस्थापन प्राप्त करता है, और फिर यहां से लौट के पुनः बिंदु ए पर लौट आए, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाता है। क्योंकि जब हम दिशा में चलेंगे तो सदिश राशि कैसे ली जाएंगी? धनात्मक, और दिशा के विपरीत आने पर यही विस्थापन कैसा ले लिया जाता है? ऋणात्मक। तो कुल विस्थापन कितना हुआ? x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0 के, यानी कोई विस्थापन नहीं होता। लेकिन अगर हम मान लीजिए x गए और x तो लौट के आए ही, साथ ही y दूरी और लौट गए, तो अब हम विपरीत दिशा में y दूरी और दूर चले गए हैं, तो हमारे द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होगा वह होगा x प्लस माइनस एक्स और माइनस वाई।
ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कटेगा तो हम कितना विस्थापन भाई विपरीत दिशा में कर चुके हैं, तो माइनस वाई। याद रखिएगा सदिश राशि ऋणात्मक नहीं होती हैं, सदिश राशि अगर ऋणात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि उनकी दिशा विपरीत है, इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब आ जाता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य है क्या, माध्यमों के बीच की दूरी। जैसे हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हमारी आवाजें धीमे साउंड में, धीमी प्रबलता में बोलते हैं। अब आगे है भाई ध्वनि, तो ध्वनि का आपको पता होगा, ध्वनि मापक यंत्र क्या होता है, डेसिबल से मापते हैं। किसमें मापते हैं हम, डेसिबल में। तो ध्वनि की प्रबलता को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में। तो जब हम बोलते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम प्रबलता तेज करके बोलते हैं हमारी ध्वनि दूर तक जाती है, और जब हम धीमे बोल रहे होंगे तो यही ध्वनि पास ही में रह जाती है। तो ये जो आपकी ध्वनि के साथ जब हम बोलते हैं तो वहां से हमारे मुंह से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा। जो आसपास के छोटे छोटे जो कण होते हैं जिन्हें माध्यम के कण कहते हैं, इनको ये ऊर्जा मिल जाती है, और यही ऊर्जा कण से कण की ओर होते हुए एक दूसरे से आगे बढ़ती जाती है, फलतः यहाँ का व्यक्ति उस बात को सुन पाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी हमने समझा तरंग दैर्घ्य। तो याद रखेंगे कि माध्यम के कणों के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। माध्यम के कण के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो ये माध्यम के कण के बीच की दूरी है तो दूरी ही, तो इसका भी मात्रा क्या होगा आपका मीटर, और बी में सूत्र होता है एल। बी में सूत्र क्या होगा, एल। आयाम क्या है, तो तरंग दैर्घ्य के अधिकतम मान को हम कहते हैं आयाम। तरंग दैर्घ्य के अधिकतम मान को आयाम कहते हैं, इसको हम व्यक्त करते हैं स्मॉल ई से। चूंकि ये तरंग दैर्घ्य का ही बड़ा रूप है तो इसका भी मात्रक होगा मीटर, और बी में सूत्र क्या हो जाएगा, एल। तो चार राशियां हमने यहाँ पे कंफर्म की, कौन कौन सी, दूरी, विस्थापन, तरंग दैर्घ्य और आयाम। तरंग दैर्घ्य और आयाम। ठीक, दूसरी चीज आ जाए आपका समय। क्या आ गया आपका, समय। दूसरी चीज क्या आता है, आवर्तकाल। क्या आता है आपका, आवर्तकाल। इसी में आपका आता है परिक्रमण काल। इसी में क्या आ जाता है आपका, परिक्रमण काल। समय कालांश शब्द भी लगाता है, ठीक ना, समय कालांश, समय कालांश। तो ये सारी चीजें समय को प्रदर्शित करती हैं। जैसे आपका समय है, आवर्तकाल क्या है, तो माध्यम के कणों द्वारा एक दोलन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय पथ पर एक चक्कर करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो चूंकि आवर्तकाल समय की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए इसका भी मात्रक होगा, समय है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और बी में सूत्र क्या हो जाएगा, टी। अच्छा, समय अदिश राशि है। समय कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, अब चलिए, तो हम लगातार ऐसी चीजों को पढ़ते जा रहे हैं जो क्रम से हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा दूरी, विस्थापन, आयाम, तरंग दैर्घ्य, शिमबी में सूत्र थे एल, मात्रक था मीटर। उसके बाद हमने समय के बारे में पढ़ा, तो समय में हमने देखा समय हो, आवर्तकाल हो, या उड्डयन काल शब्द लगा दे, ये सारी चीजों का मात्रक क्या होता है आपका सेकेंड, और बी में सूत्र क्या होता है, टी। बी में सूत्र क्या होगा, टी। थोड़ा सा अगर ऊपर चलें तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं चाल और वेग। चाल व वेग, ठीक, तो दोनों सेम चीजें हैं। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, चाल, और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। ठीक, तो दूरी बटा क्या है आपका, समय। तो जो मात्रक दूरी बटा समय का होगा वो चाल का होगा। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर। समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो अगर ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, तो ये बटे में सेकंड है तो इसका पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो मीटर के लिए क्या लिख लेंगे, एल। संकेताक्षर क्या लिखते हैं बाबू, एम। तो इस चीज का सदैव ध्यान रखिए कि मीटर दिखे तो एल, क्योंकि ये लंबाई को इशारा कर रहा है। आपको किलोग्राम, ग्राम जो भी दिखे, तो अगर ये द्रव्यमान को डिनोट करता है तो उसके लिए हम लिखते हैं बाबू एम। क्या लिखेंगे, एम। संकेताक्षर लिखा जाता है एम। समय को इशारा कर रहा है तो क्या लिखेंगे, टी। टेम्परेचर को इशारा कर रहा है तो थीटा, और विद्युत धारा को इशारा करेगा तो
एक। चलिए, तो ये आएगा मीटर का लिखा एल, सेकेंड का लिख लेंगे टी, और इसका पावर कितना चढ़ा है -1। तो यहाँ पे देखा हमने चाल का बेम सूत्र होता है एल टी का पावर -1, और आपका बेग का भी वही होगा, क्योंकि बेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन का भी मात्रक होगा आपका मीटर, समय का होगा सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होगा, और इसका बेम सूत्र होगा एल टी का पावर -1। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से कंफ्यूजन क्या होता है, ठीक ना, ये भी हमें देखनी है। देखिए ध्यान से, जैसे आपको कह दिया गया कोणीय वेग। अब देखिए, जैसे हम पहले आपसे कह रहे थे वेग, क्या शब्द लगा? वेग। तो हम वेग कहते हैं तो उसका मात्रक आप बताते हैं मीटर प्रति सेकेंड, इसका विमेय सूत्र बताते हैं एल टी का पावर -1। ये एक सदिश राशि है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो चूंकि ये रेखीय गति के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसलिए कभी कभी इसके नाम के साथ लगता है रेखीय। क्या शब्द लगेगा? रेखीय। तो पूछते रेखीय वेग, तो ये मत समझिएगा कि आपका रेखीय कोई नया चीज आ गया, नहीं भाई। रेखीय वेग ही वेग कहलाता है। रेखीय वेग को हम क्या कहते हैं? वेग। रेखीय त्वरण को क्या कहते हैं? त्वरण। लेकिन जो आपके वृत्त के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं कोणीय विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? कोणीय विस्थापन। भाई ध्यान दीजिएगा, हम इन सब चीजों पे ध्यान दिलवा रहे हैं, लास्ट में टेस्ट भी लेना हमको। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, सबकी बात हम करेंगे अभी। कोणीय त्वरण, आपका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ये चीजें आती हैं, ठीक। अब देखिए, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, और कोणीय संवेग है। जैसे अगर यहाँ पे कोई वृत्तीय गति हो रही है, यहाँ पे कोई क्या हो रही है? वृत्तीय गति हो रही है, ये विस्थापन सदिश खींच दिया, तो अगर कोई कण यहाँ बिंदु P से Q तक पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि ये P से Q तक जाएगी तो स्थानांतरित गति करती है, अर्थात रेखीय वेग भी इसके पास होता है। साथ ही साथ ये केंद्र के साथ किसी कोण पर घूम जाती है, और यही तय किया गया कोणीय दूरी आपका कहलाता है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन वास्तव में कोण है, और कोण का मात्रक हम पहले ही बता चुके हैं, रेडियन होता है, और इसका कोई भी सूत्र नहीं होता, क्योंकि आप सबको एक सूत्र याद होना चाहिए, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। इस चीज का सदैव ध्यान रखिएगा। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो चाप है क्या? चाप भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर, और त्रिज्या भी लंबाई है तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर से मीटर कट जाता है, लेकिन इसका मात्रक हम लिखते हैं रेडियन। लेकिन जब कोई राशि बची नहीं, ऐसे कंडीशन में इसका बीमेय सूत्र कुछ नहीं होता है, यानी ये विमाहीन राशि होती है जिसका बीमेय सूत्र हम प्रदर्शित करते हैं m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0। इस चीज का सदैव ध्यान रखेंगे। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन। और इसका बीमेय सूत्र क्या होता है? ये एक विमाहीन राशि, अर्थात इसका कोई बीमेय सूत्र नहीं होता। लेकिन अब जब कोणीय वेग कह देगा, क्या शब्द लगाएगा? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर आपका होगा, कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बटा समय। क्या होगा आपका? कोणीय विस्थापन, और बटा में हो जाएगा समय। तो कोणीय वेग बराबर है कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है भाई? रेडियन, बटा समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक होगा रेडियन प्रति सेकेंड। बीमेय सूत्र लिखना है, तो भाई कोण का तो कोई बीमेय सूत्र होता ही नहीं है। तो जब कोण का कोई बीमेय सूत्र नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता है भाई, उसका कौन होता है? 0। m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। समय का क्या होगा आपका बीमेय सूत्र? t। अब ऊपर तो कोई पद है नहीं, यहाँ m का पावर 0 मतलब 1 होगा, l का पावर 0 मतलब 1 होगा, t का पावर 0 का 1 ही होगा, तो न लिखेंगे। इसके ऊपर क्या है आपका? 1। जब इस t को ऊपर भेजेंगे तो ये आपके घातों के चिन्ह बदलेंगे, तो इसका बीमेय सूत्र होगा t का पावर -1। अब ये आपके पास क्वेश्चन उठ जाता है। देखिए ध्यान से, सिमिलर अगर देखा जाए तो जो बीमेय सूत्र आपका कोणीय वेग का होता है वही होता है आवृत्ति का। किसका होता है? आवृत्ति का। याद रखिएगा, वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकंड में की गई चक्रों की संख्या कहलाती है आवृत्ति, और आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1 बटा आवर्तकाल। तो आवृत्ति बराबर जब 1 बटा आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकेंड। तो यहां जब 1 बटा सेकेंड आएगा तो इसको हम पढ़ते हैं प्रति सेकेंड, और इसी को हर्ट्ज कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज, ठीक। तो जो आपका बीमेय सूत्र कोणीय वेग का होता है वही किसका होता है? आवृत्ति का भी होता है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखेंगे, वेग परवणता। देखिए भाई, मैं सिमिलरली सारी चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। वेग परवणता,
तो वेग परिवर्तन बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बराबर आपका होता है वेग बटा दूरी परिवर्तन, वेग बटा दूरी परिवर्तन, ठीक, या वेग परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन। तो दूरी के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन, दूरी के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन वेग परिवर्तन कहलाता है, ठीक। तो अगर यहां देखा जाए तो वेग का मात्रक क्या बताया था हमने? मीटर प्रति सेकंड, ठीक, मीटर प्रति सेकंड, और पूरी का बटा दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा, इसका मात्रक होगा 1/सेकंड, जिसे प्रति सेकंड कहेंगे, और इसका बीम सूत्र होगा t⁻⁻1। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि किस किस की कोणीय वेग का, आवृत्ति का और वेग परिवर्तन का बीम सूत्र सेम होता है, और तीनों का बीम सूत्र होता है t⁻⁻1। कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोणीय त्वरण भी आता था भाई, मैं डिस्कस कर रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कोणीय त्वरण काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका। कोणीय त्वरण क्या है? जब आपको सिर्फ त्वरण कहा जाता था तो आप कहते थे कि वेग परिवर्तन के समय दर को हम कहते हैं त्वरण। यहाँ पे जब हम कोणीय त्वरण पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग परिवर्तन, यानी समय के साथ कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आपका कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक। अब बताओ, जो मात्रक कोणीय वेग का बटा समय का होगा वही तो कोणीय त्वरण का होगा। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, और समय अंतराल का क्या हो जाएगा? सेकंड, तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बीम सूत्र देख लो, कोणीय वेग का तो बीम सूत्र आपको पता चल गया है, कोणीय वेग का बीम सूत्र होता है t⁻⁻1, और समय अंतराल का क्या हो जाता है? t, समय अंतराल समय है तो t हो जाएगा, t का पावर यहाँ +1 है, ऊपर भेजेंगे तो t का पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस एक पहले से था और एक हो गया, तो ये हो जाएगा t⁻⁻2, यानी कोणीय त्वरण का मात्रक होता है t⁻⁻2। यहाँ आपका क्वेश्चन जब पूछ देता है, जब ये सिलेबस में आता है क्वेश्चन पूछता है कोणीय त्वरण का बीम सूत्र क्या है, तो हम सीधे से लगाते हैं मीटर प्रति सेकंड है तो L⁻², लेकिन ऐसा नहीं है, कोणीय त्वरण का बीम सूत्र होता है t⁻²। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है हमको, क्योंकि आपने देखा होगा प्रकाश वर्ष आपका बार बार पूछता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो हम तो भाई जान गए हैं अब कि प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है, और ये दूरी का सबसे बड़े से मतलब दूसरे कदम का सबसे बड़ा, इससे बड़ा पार्शिक होता है। कौन होता है आपका? इससे बड़ा कौन है? पार्शिक। तो दूरी मापने का सबसे बड़ा जो मात्रक है वह है पार्शिक, और उसके पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया? आपका दूरी पढ़ लिया, चाल पढ़ लिया। हाँ, अब आती है त्वरण की बारी। किसकी बारी? हम रेखीय त्वरण की बात कर रहे हैं भाई, कंफ्यूज ना होइएगा। रेखीय त्वरण, अभी आप ये सोच रहे होंगे सर जी आपने कोणीय स्नविक छोड़ दिया है, हम स्नविक पढ़ाएंगे तो कोणीय स्नविक को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो त्वरण क्या है? तो आप सबको पता है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटा समय अंतराल। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को हम कहते हैं त्वरण, ठीक। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन, अब देखिए पहले मात्रक देख लें, वेग परिवर्तन वेग ही तो है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और बटा समय अंतराल का क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका बीम सूत्र लिखना है तो मीटर का लिख लेंगे मीटर, सेकंड पावर +2 है तो ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर -2। मीटर के लिए हम लिखेंगे L, सेकंड के लिए लिखेंगे T, और पावर कितना है? -2। तो इसका बीम सूत्र हो जाएगा LT का पावर -2। क्या हो जाएगा आपका? LT का पावर -2। तो त्वरण का मात्रक क्या है आपका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बीम सूत्र है LT का पावर -2। त्वरण एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है ये? सदिश। त्वरण दो प्रकार के होते हैं भाई साहब। कितने प्रकार के? दो। एक होता है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी धनात्मक त्वरण, और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या आपका ऋणात्मक त्वरण। याद रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन,
ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन, और धनात्मक त्वरण को ही त्वरण कहा जाता है, ठीक ना। धनात्मक त्वरण को हम कहते हैं त्वरण। चलिए, तो ये चीजें थी जो आपको जाननी थी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। ये आ जाता है आपका संवेग। यहां हम क्या पढ़ते हैं, संवेग। तो संवेग क्या है, संवेग के बारे में भी जान लीजिए। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आपका संवेग। इसको हम p से व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान गुणे वेग है, तो जो मात्रक द्रव्यमान गुणे वेग का होगा वह किसका होगा, संवेग का। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक अभी बताएं, एकदम आपको टॉपिक वाइज एक के बाद एक लेके चलना है। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम का किलोग्राम, मीटर का हम लिख लेंगे मीटर, ये बटा में सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड का पावर -1। तो इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड पर पावर -1, यानी इसको हम पढ़ते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, बी में सूत्र कैसे लिखेंगे, किलोग्राम आया है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल M, मीटर आया है तो क्या लिखेंगे L, सेकेंड आया है तो T, पावर कितना चढ़ा दिया, -1। तो इसका बी में सूत्र हो जाएगा mLT का पावर -1। कोई दिक्कत, यानी कि जो संवेग है इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, और बी में सूत्र होता है mLT का पावर -1। ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड मात्रक नहीं देता, तब आप क्या करेंगे, तो इस चीज का सदैव ध्यान रखिएगा कि चूंकि संवेग का मात्रक हम यूं लिखें तो किलोग्राम मीटर और प्रति सेकेंड लिखते हैं, ठीक ना। अब ध्यान रखो, अगर हम इसमें सेकेंड से गुणा करते हैं, सेकेंड से गुणा और सेकेंड से क्या कर दें, भाग, यानी अंश और हर में सेकेंड से गुणा कर दिया जाए, तो ऐसे में ये बदल जाता है किलोग्राम, ये रहा मीटर का मीटर, सेकेंड गुणे सेकेंड हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, और इनटू हो जाएगा आपका सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बल का मात्रा क्या होता है आपका न्यूटन, और ये हो जाएगा इनटू सेकेंड। तो याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपका ऑप्शन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ना दे करके क्या देता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो संवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। और याद रखिएगा, बीमे सूत्र अगर लिखने की बात है तो हमने बता दिया, इसका बीमे सूत्र होता है mLT का पावर -1। अच्छा, अब आ जाता है आवेग। संवेग के बाद हम क्या पढ़ेंगे, आवेग, एकदम आपको साथ साथ लेके चलेंगे। आवेग, अच्छा आवेग है क्या, आवेग है आपका संवेग परिवर्तन, यानी संवेग परिवर्तन को ही हम आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो जो मात्रक आपका संवेग का होगा वही किसका होगा, आवेग का। जो बीमे सूत्र संवेग का होगा वही आवेग का। तो यहाँ पे इसका बीमे सूत्र वही होगा mLT का पावर -1, और दोनों के मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। हाँ, ये होगा सूत्र। अगर आप मान लीजिए अलग दे दे तो आप कहेंगे हमको बताए नहीं। आवेग का सूत्र देता है आपका बल गुणे समय अंतराल। क्या देता है, बल गुणे समय अंतराल। तो आवेग का आपका सूत्र होता है बल गुणे समय अंतराल, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से जब हम आगे पढ़ेंगे तो दो चीजें जो हमने पहले थोड़ा सा मिस कर दिया, वह था आपका क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि आप सभी लोग जान रहे हैं इसके बारे में। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयतन बराबर क्या होगा, तो आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर गुणे मीटर है, लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या आया भैया, मीटर स्क्वायर। क्या आया, मीटर स्क्वायर। बेमे सूत्र लिखना है तो मीटर के लिए लिखेंगे L, पावर कितना हो जाएगा 2, तो इसका बेमे सूत्र होगा L स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब आ जाता है आपका आयतन। क्या है आपका इसका मात्रक, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा भाई, मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। तो मीटर गुणे मीटर 3 बार है, तो ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। अब बीमे सूत्र क्या होगा, L लिख लेंगे, पावर कितना चढ़ा देंगे 3, तो इसका बीमे सूत्र होगा L पर पावर 3। तो ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल का बीमे सूत्र होता है L स्क्वायर, और आयतन का बीमे सूत्र होता है L क्यूब, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये था संवेग। अब आ जाता है आपका बल। क्या आ जाता है आपका बल, तो बल को डिस्कस कर लें। तो आप सबको पता होना चाहिए बल हमें कहां से प्राप्त हुआ था, तो बल हमें प्राप्त होता है न्यूटन की गतिविधि द्वितीय नियम से। कहां से प्राप्त होता है,
न्यूटन के यहाँ क्वेश्चन भी बन जाता है। न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम से हम पाते हैं बल की परिभाषा, और न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होता है बल के लिए सूत्र, ठीक है ना। हालांकि ये आपका एक ऐसा मतलब वीडियो है जिसमें हम सिर्फ उन क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक ना। इसका जब हम आपका विस्तृत वीडियो बनाएंगे तो और भी विस्तार से लेकर के चलेंगे, ठीक। ये देखिए ध्यान से, तो आपके न्यूटन की गति विषयक हम द्वितीय नियम में पढ़ते हैं। न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होता है बल के लिए व्यंजक, और वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है आपका? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जो मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण का होगा वही किसका होगा? बल का। तो द्रव्यमान का मात्रक भैया क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक बता चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे लिख रहा हूं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने डिस्कस किया जब हम संवेग के मात्रक के बारे में बात कर रहे थे, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। किनके सम्मान में? सर आइजक न्यूटन ने चूंकि बल के बारे में सबसे पहले बताया था, तो उन्हीं के सम्मान में बल का मात्रक क्या रख दिया गया था? न्यूटन। ठीक, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। ठीक, अच्छा बीम सूत्र क्या होगा ये देखना है। यहाँ बटे में सेकंड का पावर 2 है, अगर ऊपर जाएगा तो सेकंड का पावर हो जाएगा -2। ठीक, तो किलोग्राम का m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, इसका पावर -2। तो बल का बेमा सूत्र होगा mLt का पावर -2। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बल पढ़ लेते हैं तो बल के बाद आता है कार्य। अच्छा, बल एक सदिश राशि है भाई, कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। ठीक, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को हम कहते हैं कार्य। तो कार्य बराबर हुआ बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो जो मात्रक बल गुणे किसका होगा? विस्थापन का, वही किसका होगा? कार्य का। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन और विस्थापन का हो जाता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन जूल ने सबसे पहले कार्य के बारे में बताया, तो कार्य का, ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर को हम कहते हैं जूल। अच्छा, बीम सूत्र देख लीजिए, आपका कार्य बराबर